ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंतर्गत भारत की ही तरह अफ्रीका का युगांडा देश भी किसी समय ब्रिटिशर्स का गुलाम था। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और युगांडा को आज़ादी 9 अक्टूबर 1962 को। युगांडा में काफ़ी भारतीय और पाकिस्तान के लोग रहा करते थे, जिसका कारण ये था कि ब्रिटिशर्स उन्हें 1895 से 1905 के मध्य में काफ़ी संख्या में युगांडा ले गए थे, क्योंकि युगांडा में रेलवे का निर्माण होना था और साथ ही में युगांडा से कीनिया तक रेलवे की एक्सटेंशन भी करनी थी। और भारतीय लोगों को काफ़ी मेहनती और समझदार माना जाता था, इसलिए उन्हें अधिक संख्या में युगांडा ले जाया गया। जैसे जैसे रेलवे का निर्माण कार्य पूरा होने लगा, वैसे वैसे भारतीय वापस भारत लौटने लग गए, लेकिन कुछ भारतीयों ने वहीं सेटल होने का निर्णय लिया और धीरे धीरे वहाँ पे जो भारतीय सेटल हो रखे थे, उन्होंने छोटे छोटे कार्यों के अलावा वहाँ की नौकरियों में भी अपनी हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा आया कि भारतीय समुदाय अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बल पर युगांडा का वन ऑफ द रिचेस्ट समुदाय बन गया और उनके व्यापारिक मुनाफे से आने वाले टैक्स का काफ़ी हिस्सा सरकार को भी जाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इसी अच्छे समय में 9 अक्टूबर 1962 को सबसे अच्छी खबर आई कि ब्रिटिशर्स ने युगांडा को आज़ादी दे दी थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था और समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें और भी अच्छी होने लग गई। भारतीय और युगांडा के अफ्रीकन्स जो थे वो एक दूसरे के साथ बड़े मिलजुल कर रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों में पार्टिसिपेट किया करते थे। बेसिकली दोनों के बीच जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। लेकिन फिर युगांडा देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 25 जनवरी 1975 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईदी अमीन दादा ओमी ने युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने आर्मी की मदद से पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया। उसने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और पूरा देश जो था सैनिक नियंत्रण यानी कि आर्मी डिक्टेटरशिप में था। जिस समय यह हुआ था उस समय युगांडा के प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे सिंगापुर में कॉमनवेल्थ गेम्स अटेंड करने गए हुए थे। बेसिकली ये सब उनकी गैर मौजूदगी में हुआ था। डिक्टेटरशिप के दौरान हर रोज एक नया फरमान जारी किया जाता था। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था, हर कोई डरा हुआ था और धीरे धीरे इस सब का असर सामान्य जीवन और व्यापार पर भी पड़ने लगा। You cannot be serious. That is absolute nonsense. इसी अफरा तफरी के माहौल में तानाशाह ईदी अमीन ने एक नया फरमान जारी किया, जिसमें उसने बोला कि 90 दिनों के अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं, वो देश को छोड़कर चले जाएं और जितना सामान उनके हाथ में आ सकता है वो सिर्फ वही लेकर जा सकते हैं। ना तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच सकते हैं, ना ही वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी सरकार का अधिकार पूरी तरह से हो चुका था। इस घोषणा में स्पेशली भारतीयों को टारगेट करते हुए कहा गया था कि 90 दिनों के बाद कंपाला में कोई भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। युगांडा में सिर्फ युगांडा के लोगों का ही बिजनेस पर अधिकार रहना चाहिए। ये बात ईदी अमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि यदि 90 दिनों के बाद भी भारतीय युगांडा में दिख गए तो, तब अमीन ने बड़े ही खूंखार लहजे में कहा कि इंडियंस इस समय बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं और यदि 90 दिनों के बाद कोई भी इंडियन दिखाई दे गया तो उस बारूद को आग लगा दी जाएगी। और उसके बाद 90,000 से लेकर 1 लाख तक की संख्या में भारतीय इंग्लैंड चले गए या वापस भारत लौट आए। सदियों से उनके पुरखों द्वारा बनाए गए घरों को छोड़कर, मेहनत से खड़े किए गए व्यापार को छोड़कर और पाई पाई करके जमा की हुई पूंजी को छोड़कर भारतीयों को युगांडा को छोड़ना पड़ा। लेकिन भारतीयों के युगांडा छोड़ने के पश्चात इसका असर युगांडा की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिकली काफ़ी असर हुआ। बेसिकली जो भारतीयों ने बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखे थे, युगांडा के लोग उसको चलाने में असफल थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं था उन बिजनेसेस को चलाने का। इसके अलावा पूरे देश में भुखमरी भी हो गई थी, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो रखी थी। इसके साथ ही युगांडा का युद्ध जो है अपने पड़ोसी देश तंजानिया के साथ हो गया। ये युद्ध अक्टूबर 1978 से जून 1979 तक चला और इस युद्ध में युगांडा की बहुत बुरी तरीके हार हुई और ईदी अमीन जो कि शासक था वहाँ का, उसको अपनी जान बचाकर युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। युगांडा छोड़ने के बाद कुछ टाइम वो लीबिया में रहा और साल 1980 में सऊदी अरब के जेद्दा में उसको शरण दी गई और साल 2003 में लंबी बीमारी के दौरान 16 अगस्त 2003 को 79 वर्ष की आयु में ईदी अमीन का निधन हो गया।
ऐसा माना जाता है कि ईदी अमीन की 6 बीवियां थी और लगभग 30 से 35 बच्चे थे। ईदी अमीन के शासनकाल को एक भयानक दौर के रूप में याद किया जाता है। इस दौरान फंडामेंटल राइट्स का खात्मा हुआ, लोगों की आज़ादी छीनी गई और कानून की आड़ में मानवता के विरुद्ध हर तरह का अत्याचार किया गया। ईदी अमीन के बारे में कई अजीबोगरीब धारणाएं भी प्रचलित हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि वो अफ्रीकन ब्लैक मैजिक के सलाहकार यानी कि वुडू के सलाहकारों से अपना शासन चलाने के लिए मदद मांगता था। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि ईदी अमीन अपने दुश्मनों को मारकर उनका मांस यानी कि मीट खाता था। उसका बेसिकली अमीन का मकसद ये होता था कि वो अपने दुश्मनों में डर पैदा करना चाहता था। वो अपने दुश्मनों को मरने के बाद भी नहीं छोड़ता था। अब मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईदी अमीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में एक चौथी पाँचवीं पास इंसान था। यकीन नहीं ना हो रहा। एक्चुअली में ईदी अमीन जो था, जब ब्रिटिश रूल तो होता था युगांडा में, उस दौरान आर्मी में कुक हुआ करता था। क्योंकि इसकी हाइट बहुत तगड़ी थी, देखने में तगड़ा था ये, और बॉक्सर भी बड़ा ज़बरदस्त था, तो अंग्रेज़ अफसरों ने इसको एज अ सोल्जर आर्मी में भर्ती किया और जहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होता था वहाँ पर इसको भेजा जाता था और ये बहुत ही क्रुएलिटी से वहाँ पर लोगों का खात्मा करता था, जिससे अंग्रेज़ अफसर इम्प्रेस होने लग गए और धीरे धीरे इसको रैंक्स पर प्रमोट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक दिन ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। आशा करता हूँ आपको आज ये अलग सा टॉपिक पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार।